गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण कलश के प्रथम पाठ भाषा, लिपि व व्याकरण का दोहरान करने जा रहे हैं। यह पाठ हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब इसे हम और अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे दोहरान के माध्यम से। भाषा, सबसे पहले हमें भाषा को जानना है कि भाषा क्या है। भाषा हमारे स्वयं के विचारों को तथा भावों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से विचारों तथा भावों का आदान प्रदान होता है उसे हम भाषा कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से विचारों तथा भावों का आदान प्रदान होता है उसे हम वाक्य भाषा कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान, विचारों तथा भावों का आदान प्रदान होता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के प्रमुखतः दो भेद होते हैं, लिखित व मौखिक। लिखित व मौखिक भाषा। लिखित भाषा वह भाषा जिसमें आप अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति लिख करके करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा वह भाषा जिसके माध्यम से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति बोल करके करते हैं या सुन करके करते हैं उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। जैसे समाचार पत्र। समाचार पत्र लिखित भाषा का उदाहरण है, या प्रार्थना पत्र, ये भी लिखित भाषा का उदाहरण है। नाटक, जो हम नाटक देखने जाते हैं वो मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूरदर्शन या रेडियो, ये भी मौखिक भाषा का ही एक माध्यम माना जाता है। आप किसी दुकान पे जाते हैं और सामान मांगते हैं कि अंकल मुझे टॉफी दे दीजिए या मुझे चिप्स दे दीजिए, तो वहां आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मौखिक भाषा का। विद्यालय से हमें अवकाश चाहिए और हम विद्यालय में प्रार्थना पत्र देते हैं तो वह किस प्रकार की भाषा है? लिखित भाषा। तो इस प्रकार से भाषा के दो प्रमुख रूप हैं, मौखिक और लिखित। कुछ स्थानों पे भाषा का तीसरा रूप भी दिया जाता है, सांकेतिक भाषा, जिसमें हम संकेत के माध्यमों से समझाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप घर पे जब शैतानी कर रहे होते हैं और आपकी मम्मी को गुस्सा आता है और वो आपको डांट नहीं सकती हैं, तो वो आपको घूर करके देखती हैं, आंखें दिखाती हैं, तो उसका मतलब होता है वहां पे सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। आपके मित्र ने कोई चुटकुला सुनाया, कोई जोक सुनाया, उस पर आपने मुस्कुराकर हंस करके उसका जो है उसके जोक का प्रत्युत्तर दिया। आपने उसको लिखित में तो ये नहीं लिख के दिया हा 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 हा, हमने ऐसा नहीं किया। तो ये जो हम मुस्कुराते हैं यह भी एक प्रकार की सांकेतिक भाषा है। या जैसे कक्षा के अंदर किसी छात्र ने बहुत अच्छा कार्य किया, शिक्षक उसकी पीठ थपथपाता है, शाबाश तुमने अच्छा कार्य किया, केवल पीठ थपथपाता है, तो वह भी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रमुख भेद हैं लिखित व मौखिक। भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को भारत को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था, क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है और इसे ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। एक होती है राष्ट्रभाषा, दूसरी होती है राजभाषा, तीसरी है मातृभाषा। राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा है, राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजभाषा वह भाषा जिससे सरकारी कार्य किए जाते हैं, जिसके द्वारा सरकारी कार्यों का संपादन होता है, सरकारी कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। मातृभाषा हमारी माता से, परिवार से जो भाषा हम सीखते हैं उसे मातृभाषा कहा जाता है।
और भाषा का एक छोटा रूप है बोली। भाषा का एक छोटा रूप है बोली। बोली और भाषा में अंतर क्या है? बोली एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है जो कुछ समूह या समुदाय के द्वारा बोली जाती है, और भाषा एक बड़े समूह और एक बड़े समुदाय के द्वारा बोले जाने वाले विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम भाषा कहते हैं। बोली भाषा का एक छोटा भाग है और भाषा विस्तृत रूप है। भाषा विस्तृत है और बोली छोटा भाग है, भाषा का ही छोटा भाग है। इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं लिपि की, तो लिपि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम भाषा को लिख करके व्यक्त करते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को या लिखने की प्रक्रिया को लिपि कहा जाता है। भाषा के लिखने के ढंग को या लिखने की प्रक्रिया को लिपि कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा MAHESH महेश, और इसी को मैंने लिखा महेश। दोनों जगह मैंने महेश ही लिखा है, लेकिन यहां मैंने रोमन लिपि का प्रयोग किया है और यहां मैंने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है। तो जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें रोमन लिपि का प्रयोग किया गया है और नीचे वाले में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। इसके अतिरिक्त मराठी भाषा, हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत आदि सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। वहीं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी या जर्मन भाषा, जापानी, इन भाषाओं की लिपि रोमन है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी। पंजाबी भाषा, जो पंजाबी भाषा बोली जाती है, उसकी लिपि है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। तो ये था लिपि का व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें किसके द्वारा होगा? व्याकरण के द्वारा। जैसे कि मैंने कहा राम जा रही है, राम जा रही है। अब आपने सोचा कि यहाँ पे राम तो पुल्लिंग शब्द है और सर ने इसके साथ जा रही लिखा है, इसका मतलब ये गलत है। ये जा रही है, ये क्रिया स्त्रीलिंग की है और इसे हमें स्त्रीलिंग शब्द के साथ लगाना होगा। जैसे कि सीता जा रही है। हाँ, अब यह सही है, सीता जा रही है। तो इस प्रकार से जब हम क्रियापद को और कर्ता पद को दोनों को देख करके कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ये चीज हम जान करके फिर हम वाक्य का निर्माण करते हैं। तो इस चीज की जानकारी हमें किससे प्राप्त होगी? इस चीज की जानकारी हमें प्राप्त होती है व्याकरण से। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्रदान करने वाले विषय को या प्रक्रिया को हम व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप, भाषा के लिखने व बोलने के शुद्ध रूप के का ज्ञान कराने वाली प्रक्रिया को या विषय को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंदर वर्ण, शब्द, वाक्य, आदि का अध्ययन किया जाता है कि वर्णों का निर्माण किस प्रकार होगा, कौन कौन से वर्ण इस भाषा में है, शब्द का निर्माण कैसे होगा, वाक्य का निर्माण किस प्रकार से होगा। इन सभी चीजों की जानकारी हमें व्याकरण के माध्यम से प्राप्त होती है। गृह कार्य के रूप में पाठ के साथ में संलग्न
पाठ के साथ में आपको दी गई जो रिवीजन वर्कशीट है उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।